हेलो एंड वेलकम टू द 170th एपिसोड। 170 एपिसोड हो गए आज हॉट इशू पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा बुहरान हमारे सामने मौजूद है जिसके हल होने का दूर दूर तक कोई सबब नज़र नहीं आ रहा। ऐसे हालात में अवाम भी शायद ये जान चुकी है और अवाम फौज की भी अब नाअहली को और कमज़ोरी को पहचान चुकी है। फौज के बढ़ते हुए मजालम के ख़िलाफ़ हमने पहले तो सिर्फ यही देखा कि जो मुसलमान हैं, जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मुसलमान है, PDM मुसलमान है, और जो दूसरे बलोच सरमचार जो लड़ रहे हैं वो मुसलमान हैं। उन्होंने तो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और शायद उन्हीं को देख कर हौसला उनसे लेकर अब पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें भी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के खौफ से आज़ाद होती जा रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या कल पेश आया उस वक्त जब जैसा कि आप जानते हैं छोर का इलाका है, छोर कैंट, जो कि उमरकोट में है। ये वही उमरकोट है जिसके पास थर डेजर्ट में जब मशक़ें हो रही थी तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ सुरंगें खोदने की कोशिश की थी। और उमरकोट में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की रहती है। तो छोर छावनी में कैंटोनमेंट में एक JCO जो है वो JOC वो गया और उसने वहाँ जाके एक हिंदू लड़की के घर में घुस के उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की, जिस पर उसके घर वालों ने पहले मज़ाहमत की और शोर होने के वजह से अहले मोहल्ला भी इकट्ठे हो गए और हिंदू कम्युनिटी ने जो है वो उस फौजी अफसर को, जूनियर फौजी अफसर को, कमीशन्ड ऑफिसर को पकड़ लिया और उसकी खूब मारपीट की। इसी दौरान उसके जो दूसरे साथी थे उन्होंने कॉल किया तो फिर 56 ब्रिगेड जो है उसके जो रैपिड क्विक फोर्स है वो वहाँ पे पहुँची और उन्होंने आके उसको वहाँ से छुड़ाया और बड़ी मुश्किल से हिंदू कम्युनिटी को जो है वो उन्होंने मुतमईन किया, उसको ले गए CMH में। ये पहला वाक़या है जहाँ हम देखते हैं कि किसी हिंदू लड़की को अगवा या उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश पर हिंदू कम्युनिटी ने भी अब ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि हाथ भी उठा दिए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के मजहबी जुनूनियों का मुकाबला करने का यही शायद सही तरीका है कि उनके ख़िलाफ़ सिर्फ आवाज़ ही ना उठाई जाए बल्कि दूसरे हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाएं। आज एक और ख़बर ये है कि मंजूर पश्तीन जो हैं वो गए थे बलूचिस्तान। आपको पता है कि असद खान अचकज़ई जो वहाँ की एक सियासी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका अगवा हुआ था और उसके बाद 2 रोज़ कबल उनकी मसख शुदा लाश जो है वो मिली और उसके ऊपर जो है बड़ा शोर मचा है। तो वो वहाँ गए थे बलूचिस्तान उनकी फातह ख्वानी के लिए, लेकिन उनको वहाँ नहीं जाने दिया और सूबे से सूबा बदर कर दिया गया है। आपको यकीनन अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानियाँ याद आ रही होंगी जब लोगों को इलाका बदर और सूबा बदर किया जाता था या रियासत बदर किया जाता था। तो ये इतने खौफज़दा हो चुकी है पाकिस्तान आर्मी कि ये अब फातह ख्वानी पे भी लोगों को जो है वो जाने नहीं देती। अब आपको याद होगा 7 फरवरी को पेशावर में PTM का जलसा हुआ था और उस जलसे में पहली दफ़ा PTM के कायदीन ने बलूचिस्तान के जो आज़ादी पसंद और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और कहा था कि आओ हम मिलकर जदोजहद करें इस जालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़। और उसमें उन्होंने POJK और POGB वालों को भी की आज़ादी की जदोजहद की हिमायत की थी। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि बिखरी हुई ताकतें जो हैं वो ये समझ रही हैं कि हम अलग-अलग जो लड़ रहे हैं, हदफ हमारा एक ही है लेकिन हम अलग-अलग हैं और ये हमें अलग अलग करके मार रहे हैं, लिहाजा वक्त आ गया कि हम इकट्ठे हो जाएं। POJK के दोस्तों को भी यही फार्मूला अपनाना चाहिए। POJK के हालात बड़े ख़राब हैं, ना वहाँ पीने का साफ़ पानी है, हेपेटाइटिस इतना ज़्यादा है
पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में के बयान से बाहर, इसके अलावा हर शहर, कोई शहर ऐसा नहीं है कि वहाँ वो कूड़ा करकट का ढेर में तब्दील ना हो गया हो। हर जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां, ताफुन, उसमें से स्मेल, लोग गुजर नहीं सकते सड़कों पे से, इतनी बदबू है। और बाकी एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, उसको तो छोड़े ना, वो तो वहाँ पे बिल्कुल ही क्लैप्स हो चुका है ना, वो उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन खाने पीने की चीज़ें देखो, इंसान तालीम, चलो उसके बगैर भी सांस ले, जिंदा तो रह सकता है ना तालीम के बगैर। और इसी तरह से जो है वो, अगर सड़क टूटी हुई है तो जिंदा तो रह सकता है, लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए ही ना हो, यानी पहले इन्होंने आटा बिल्कुल गायब कर दिया, आटा मिलता ही नहीं है, और वो जखीरा अंदोजों ने रखा हुआ है और उसको महंगा करके बेचते हैं, जिसकी वजह से पीओजेके और पीओजीबी में आटे की शदीद किल्लत है, और आटा रावलपिंडी से लाना पड़ता है और वो महंगा पड़ता है। अब हर शख्स के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो रावलपिंडी जाए, वहाँ से 1 मन आटा खरीदे, उसके बाद उसको बस का किराया दे के तो वो वहाँ लाए, और फिर वहाँ से आगे उसको जो है वो कैसे घर पहुँचाएगा। तो ये अखराजात हैं, इसमें वक्त भी लगता है। और फिर इसमें जब गिलगित बल्तिस्तान में जो आटा आया है, गेहूं आया है, वो मिल मालकान ने पीसने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा ये तो गेहूं बिल्कुल ख़राब है और ये तो लोगों की सेहत के लिए बहुत ख़राब है। पता ये चला कि ये गेहूं यूक्रेन से ख़रीदा गया था और इसकी कोई टेस्टिंग नहीं की गई। यूक्रेन के उस इलाके में जहाँ पे चेरनोबिल का वाक़या पेश आया था, ये वहाँ से ये जो है ख़रीदी गई, क्या उसे कहते हैं, गंदम। तो ये गंदम भी उन्होंने अपने पुराने गोदामों में से निकाल के इनको दी। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो सीज़ फायर हुई है, उससे एक मायूसी की फ़ज़ा पैदा हुई है, और वो मायूसी की फ़ज़ा अक्रॉस द बोर्ड पैदा हुई है। मिसाल के तौर पर, एक तरफ तो जो पाकिस्तान का मीडिया वो कह रहा है जी बड़ा अच्छा हो गया, बॉर्डर के ऊपर जो लोग थे वो इसमें शिकार होते थे, इसका क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में दोनों तरफ कश्मीरी या जम्मू वाले ही मरते थे वगैरह वगैरह, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि सीज़ फायर होगी। लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सीज़ फायर जो है ये कब तक रहेगी, दोबारा से कब बमबारी फिर शुरू करेगा पाकिस्तान, और फिर उसके जवाब में इंडिया वहाँ से शुरू करेगा। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल लोग जो पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई मुआहदा कर लिया है जिसका लोगों को नहीं पता, जिसके तहत पीओजेके और पीओजीबी जो है ये पाकिस्तान में रहेंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी इंडिया के पास रहेंगे। ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं। और एक और सवाल उठ रहा है, और वो ये उठ रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी उसके बाद दोनों सरकारें इसको अपनी अपनी फतह के तौर पर पेश कर रही हैं। तो क्या भारत अब पीओजेके को पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद करवाने से अपनी ड्यूटी से, अपने फ़र्ज से दस्तबरदार हो रहा है? ये वो सवाल आते हैं जो लोग पूछ रहे हैं। मेरा अंतिम विश्वास है कि भारत जो है वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ेगा, भारत कभी भी हमें अबंडन नहीं करेगा। एक दिन पीओजेके और पीओजीबी ज़रूर अखंड भारत का हिस्सा होगा और हम वापस अपनी मातृभूमि में जो है वो उसके साथ हम जुड़ेंगे। हम भारत माता का हिस्सा हैं और हम भारत माता का हिस्सा रहेंगे। ठीक है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तानी वाले कब्जे के इलाकों में, इस्लाम का प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये जाली प्रोपेगेंडे हैं और ये रोशनी की पहली किरण के साथ ही ये अंधेरे छट जाएंगे। अब मैं आपको चलते चलते, क्योंकि आपको पता है हमारा इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है और हमारे लोगों को पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कुछ पता नहीं। इवन कि हमारे जो सियासी लोग हैं पीओजेके और पीओजीबी के, उनको भी ये पता नहीं है कि भाई उनके इलाकों में फ़ौज कहाँ कहाँ पे है। और असल पावर जो है वो तो फ़ौज के पास है। लिहाजा मुजफ्फराबाद की असम्बली के सामने मुजाहरा करने से बेहतर क्या ये नहीं होगा कि इन फ़ौजी हेडक्वार्टर्स का पता किया जाए और फिर इन फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरे किए जाएँ जिनमें ये मुतालबा किया जाए, ऐसे प्ले कार्ड लेके जाया जाए जिन पे लिखा हो गो बैक, ठीक है ना, कि पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ से निकलो क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
तो चलते हैं अब इस तफसील की तरफ। जो हमारी रेडियो हिमालय की हमारी इंटेलिजेंस टीम जो है, उसके जो POJK के चीफ हैं हमारे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से ये मालूमात कलेक्ट की हैं थ्रू आवर अदर कॉरस्पॉन्डेंट्स जो हमारे काम कर रहे हैं। याद रखिए कि हमारे सारे कॉरस्पॉन्डेंट्स जो हैं बड़ी जान जोखिम में डाल के ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। प्लीज़ डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपको तो ये इन्फॉर्मेशन चंद मिनटों में मिल जाती है या मिल जाएगी अभी, लेकिन इसको कलेक्ट करने के लिए जिन जिन मराहिल से हमारे रेडियो हिमालय टीम को गुजरना पड़ता है और कितना कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो वो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी कीमत पे। और ये हाल ही में रेडियो हिमालय को ये ब्रेक थ्रूज मिले हैं कि लोगों ने हमारी कमिटमेंट को देखकर, हमारी कंसिस्टेंसी को देखकर और हमारे पेशेंस को देखकर, हमारे तज्जिया निगारी के जो सच्चाई है उसको देखकर लोगों ने अब हमारे साथ बड़ी तादाद में जुड़ना शुरू कर दिया है। तो चलते हैं। इस वक्त 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस वक्त जो है वो 13 ब्रिगेड, पहले आपको याद है मैंने आपको बताया था कि POJK में टोटल जो है वो कितने ब्रिगेड हैं, आपको याद है? मैंने बताया था 7 थे, 2 ब्रिगेड नंबर 28 और 26 को भेजा गया वहाँ जिससे अब वहाँ पे ब्रिगेड्स की जो तादाद है वो बढ़ गई है और वो 9 हो गई है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा एक मुझसे गलती हुई है जो पीछे दोस्तों ने मुझे कहा है, बहरहाल वो गलती हुई है कि एक जगह कहीं पे मैंने बात करते हुए ब्रिगेड की जगह डिवीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। जो है ना वो मुझे इसमें आप लोग माजरत आपसे बहुत ज़्यादा है। ये अब मैं आपको बताता हूँ, ये AK-1 या AK से बनता है आज़ाद कश्मीर। AK-1 ब्रिगेड जो है ये मुजफ्फराबाद में है और इसका हेडक्वार्टर वहाँ है। फिर 75 ब्रिगेड जो है उसका हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में है। फिर आ जाता है 2AK ब्रिगेड जो है ये रावलाकोट में इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरह से 3AK ब्रिगेड का हेडक्वार्टर कोटली में है। और इस तरह से फिर AK-4 ब्रिगेड जो है इसका हेडक्वार्टर भिंबर में है। फिर इसी तरह से हेडक्वार्टर नंबर 5AK जो है उसका हेडक्वार्टर जो है 5AK का वो है मुजफ्फराबाद में। 6AK का हेडक्वार्टर 6AK ब्रिगेड 6 आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर बाग में है। फिर है आपका हेडक्वार्टर 7AK ब्रिगेड ये जड़ी कस में है। फिर आपका हेडक्वार्टर है 32 ब्रिगेड ये खेल में है। फिर आपका ब्रिगेड है 88 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर ये भी बाग में है। फिर 66 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर पधार में है। और फिर जो है वो 26 ब्रिगेड जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो बाग में है। और आखिर में एक ब्रिगेड और भी है जो एग्जैक्टली POJK में नहीं है लेकिन बॉर्डर पे जलालपुर जट्टा में है और उसका हेडक्वार्टर है जलालपुर जट्टा में उसका हेडक्वार्टर है AK इसका नाम है ब्रिगेड 333। तो ये इमरजेंसी के लिए बॉर्डर के ऊपर है ये ब्रिगेड है जनाबे वाला। और ये अब बनते हैं कुल मिला के जलालपुर जट्टा वाले को भी आप POJK में ही शामिल कर लें उसका ब्रिगेड भी, तो ये बनते हैं 13 ब्रिगेड। पहले हमने 7 का खोज लगाया फिर 9 का पता चला, अब हमने आपको 13 का बताया। ये पूरे के पूरा 13 ब्रिगेड जो है ये इस वक्त POJK में मौजूद हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इतनी ज़्यादा फौज जो POJK में है इसका लोगों को पता नहीं है
और ना ही मेरे ख्याल में इसको इंडिया के मीडिया ने कभी संजीदगी के साथ उठाया है। जैसे हर रोज़ हर 2 घंटे के बाद या घंटे के बाद न्यूज़ बुलेटिन में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहता है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में 9 लाख फौज रखी हुई है। ठीक है ना, तो वो झूठ है। कहाँ है वो 9 लाख फौज? हमें भी दिखाओ। फौज है लेकिन 9 लाख तो नहीं है ना। मतलब कोई झूठ बोले ऐसा जो मतलब है थोड़ा, लेकिन वो इस ढिठाई से और पक्का होकर झूठ बोलते हैं कि वो लोग भी उसको सच समझते हैं। लेकिन 13 ब्रिगेड जो है वो 4000 मुरब्बा मील से ज़रा सा ज़्यादा इलाका है, 4000 स्क्वायर माइल्स। वहाँ पे 13 ब्रिगेड क्या कर रहे हैं? ठीक है ना। जबकि जो जम्मू कश्मीर है वो तो POJK से बहुत ज़्यादा उसका बड़ा है, तो यहाँ पे 13 ब्रिगेड क्या कर रहे हैं? लिहाजा ये 13 ब्रिगेड जो है वहाँ पे हमारे दरियाओं के ऊपर पाकिस्तानी हुक्मरान तबके की हिफाजत कर रहे हैं। ये हमारे पहाड़ लूट रहे हैं, ये हमारे जो रूबीज़ हैं, एमरल्ड्स हैं, हमारे जिप्सम है और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लूट रहे हैं। ये हमारी लकड़ी काट काट के ले जा रहे हैं। आपको पता है देयार लकड़ी है, देयार लकड़ी के 100 फुट जो है 200 फुट का दरख्त होता है। इसको 200 फुट का दरख्त बनने में 100 साल लगते हैं। और आप किसी भी फौजी जर्नैल की कोठी में चले जाएं डिफेंस में, तो उनके घर के दरवाजे जो है वो देयार की लकड़ी से बने हैं। देयार कहाँ से आ रहा है? जाहिर है वो POJK से आ रहा है। तो इसी तरह इन्होंने हमारे जंगल काट लिए हैं, हमारा इन्होंने हर चीज़ जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग जो ये कहते हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, भाई कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, POJK के लोगों को और POGB के लोगों को, कि हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है। हमारे पास जो है ना एमेंसिपेशन का और आगे बढ़ने का, बचने का, दायमी गुलामी से बचने का, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह बन जाने से बचने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले लद्दाख के साथ जुड़ जाएं और हम लोग जो POJK के हैं हम लोग जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ जाएं। जब हम सब जुड़ जाएंगे वहाँ पे फिर इलेक्शन लड़ें, फिर अपने अपने मैनिफेस्टोज लेके आएँ। जो ये चाहते हैं कि जी स्टेटहुड हो वो फिर स्टेटहुड के नाम पर वोट लें, जो कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी हो वो यूनियन टेरिटरी के नाम पर वोट लें, और जो चाहते हैं कि जी वो महाराजा हरी सिंह के ज़माने की रियासत हम दोबारा बनाना चाहते हैं वो फिर उसके नाम पर वोट लें, वो फिर आए मैदान में। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि लोगों को ये कहकर जदोजहद से दूर रखना, प्रैक्टिकल जदोजहद से, कि हमने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और 1947 की रियासत बहाल करनी है, और जब तक वो हम उस काबिल नहीं होते उस वक्त तक जो है हमने कोई फ़ैसला नहीं करना। देखें मेरी बात सुने, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मेरी कौम इस वक्त इंतहाई अपने तारीख के इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए कि मेरी कौम के पास लीडरशिप नहीं है, मेरी कौम के पास विजनरी लीडरशिप नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं कि किसी वक्त इंसान को 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे भी आना पड़ता है। इसमें अना का या इसमें खुदी का या इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं होती, ये टैक्टिकल रिट्रीट होती है। तो आप इसको टैक्टिकल रिट्रीट ही चाहे समझें, हमें इस वक्त भारत की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनना चाहिए। क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती कि बलूचिस्तान में कत्लेआम, खैबर पख्तूनख्वा में कत्लेआम, आप रेडियो मालिया सुने ना रोज़, उसमें खबरें आती हैं, सारा कुछ हमने रेडियो मालिया इस्टेब्लिश इसलिए किया है कि एक अल्टरनेट रेडियो, एक अल्टरनेट मीडिया चैनल हो जिससे आप लोगों को बाखबर करें कि हकीकत में हो क्या रहा है। ARY और जियो और हम TV और सिटी 42 के 92 ये देखने से आपको हकीकत तो नहीं पता चलेगी। ये देखने से तो आपको पाकिस्तानी फौज का ISBR का प्रोपेगेंडा जो है उसका जहर आपके दिमाग में जाएगा। इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इन चैनलों का बाइकाट करें। जब आपके लिए ये चैनल बनाया गया है, आपके कुछ सवालात हैं, आपने कोई बात पूछनी है तो आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। देखें,
इसके लिए जो नौजवान तबका है उसको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे वाला और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, नौजवानों को, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों को, कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर जम होने के लिए तैयार हैं, रावलपिंडी की तहसील बनने के, तहसील तो क्या वार्ड बनेंगे आप, यूनियन काउंसिल भी बन जाए तो बड़ी बात होगी, टुकड़े कर दिए जाएंगे। यानी कि आज जो हम मीरपुर से बिंबर जाएं या मुजफ्फराबाद से बाग जाएं तो हमें कोई महसूल या चुंगी वुंगी तो नहीं है, तो जब ये तकसीम हो जाएगा तो ये फिर चुंगियां भी लगा देंगे हम पे। यानी कि वो गुलामी की शक्ल आपने नहीं देखी जो हमारे लिए आगे तैयार खड़ी है। और मैं आपको कह रहा हूं कि तहरीक इत्तेफाक राय का हिस्सा बने, हमारा साथ दें, वरना आप उसी तरह से तबाह बर्बाद हम सब हो जाएंगे जिस तरह माजी की बड़ी बड़ी फातेह कौमें जो हैं वो वक्त के साथ अब फैसले सही नहीं कर सकी और तारीख के औराक से मिट गई हमेशा के लिए। और हम उनको पढ़ते हैं तारीख में कि जी ऐसी कौम थी और ये कौम थी और वो कौम थी, लेकिन उस कौम का आज हमें वजूद कहीं नज़र नहीं आता। हम बड़ी अजीम कौम हैं, हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बड़ी बड़ी फतूहात की हैं, हमने बड़ी बड़ी इजादात की हैं, समझे ना। हमने, हमारा महाराजा था जिसने सबसे पहले 1930 में लंदन में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें खड़े होके उसने कहा था अंग्रेज़ों को कि आप यहाँ से निकल जाएं। जब बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके महाराजा भी वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं थी ये बात कहने की। और जब हमारे महाराजा ने ये बात की तो वो 1 साल के अंदर अंदर ही ब्रिटिश ने 1931 में जुलाई में जो है वो फसादात करवाए श्रीनगर में, क्योंकि महाराजा को वो सबक सिखाना चाहते थे। तो ये चीज़ों को ज़रा गहराई में देखें, जज्बात में ना आया करें। थैंक यू वेरी मच। आपसे कल मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ज्वाइन करें। 99 सेंट्स, 499 और 1299 अखंड भारत फंड है। महीने का आप ये शुरू करें हमें सपोर्ट करना, जो वो सपोर्ट करें जो आप इजीली कर सकते हैं। इसीलिए हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं, ठीक है ना। तो ये करें क्योंकि हमारे पीछे टीम काम कर रही है, अखराजात होते हैं, तो हमें तो कोई सरमायादार या कोई एजेंसी तो पैसे नहीं देती कि हम ये काम करें। हम तो ये काम अपने वॉलंटरली करते हैं, अपना पेट और अपनी जेब काट के करते हैं। कई हमारे दोस्त हैं जिनके घरों में लोगों की, औरतों ने, माओं ने, बीवियों ने अपने जेवर बेचे हैं और वो जेवर बेच के उन्होंने वहाँ पे जो है वो लाख लाख का, सवा लाख का उन्होंने फ़ोन लिए हैं, आईफोन लिए हैं, स्मार्टफोन लिए हैं। इसी टीम के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तो उनको पैसे नहीं भेजे, उन्होंने खुद ही में की कोशिश की है। और फिर इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ज्वाइन करें, हम इक्विपमेंट लें। हमारे पास लाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास रात को जो कैमरा करता है कैप्चर इमेजेस, हमें POJK में वो वाले कैमरे चाहिए ताकि हम फौज की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रख सकें। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करें। और पीछे बड़ा तेज़ी से लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया था, लेकिन मैंने बीच में याद कराना भूल गया, तो फिर वो सुस्त हो गया। तो प्लीज़ आज इस वीडियो के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारा ख्याल रखिए।